हाय दोस्तों, मैं दीपक कुमार ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 12th क्लास का बायोलॉजी का क्लास शुरू किया था, जिसमें कि हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों में जनन जो पहला हम लोग का चैप्टर था उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। और उसमें हम लोगों ने जनन क्या है ये देखा था। इसके बाद में जो अलैंगिक जनन की क्रियाएं थी तो उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद में आज का जो हम लोग का क्लास है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि जनन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। तो जिसमें से हम लोगों ने पिछले क्लास में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो लैंगिक जनन की क्रिया है तो उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का जो हम लोग का क्लास है उसको शुरू करते हैं। और आज का जो हम लोग का क्लास है वो है, पहले तो चैप्टर का नाम हम लोग डाल दें, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये आज हम लोग का जो है चैप्टर चल रहा है। और इसमें जो हम लोग का ये दूसरा वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। इसमें जो पहला हम लोगों ने वीडियो देखा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में कि कौन कौन सी विधियों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो हम लोग का वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग समझेंगे लैंगिक जनन के बारे में, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम जो भी आगे वीडियो अपलोड करें आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का हम लोग का क्लास जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि लैंगिक जनन जो है वो होता क्या है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी देखा था, पिछले क्लास में भी जब मैंने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बताना शुरू किया था, जनन की जब विधि हम लोगों ने शुरू किया था, तो उसी समय हमने आप सभी को बताया था कि लैंगिक जनन की क्रिया जो है इसमें पहली चीज़ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसमें जो जनक भाग लेते हैं, जनक, तो जनकों की संख्या इसमें 2 होती है। ठीक है, इसमें यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया जब होगी तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पे 2 प्रकार के जनक भाग लेते हैं, जिसमें से एक होता है नर जनक। ठीक है, पहला नर जनक और दूसरा मादा जनक। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताया हम, मादा जनक। ये तो खैर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी मिलेगा। अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम आप लोगों को बता दें पहले कि जो जीव होते हैं लैंगिक जनन करने वाले जो भी जीव होंगे, ठीक, लैंगिक जनन करने वाले जीवों को मुख्य रूप से हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों को मुख्य रूप से हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 2 भागों में। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो एक जो जीव होता है, ठीक है, 2 प्रकार के जीव होंगे लैंगिक जनन करने वाले, जिसमें से जो पहला होगा इसी को हम लोग कहते हैं एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी या इसी को हम लोग यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल, ठीक। और दूसरा जो प्रकार होता है उसी को हम लोग कहते हैं उभयलिंगी। ठीक है, उभयलिंगी या इसी को हम लोग द्विलिंगी भी कह सकते हैं। उभयलिंगी या द्विलिंगी
या इसी को हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज आपको हम बता दें। सबसे पहली बात कि लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं ये कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक लिंगी और उभय लिंगी, एक लिंगाश्रयी या उभय लिंगाश्रयी, या इसी को हम लोग उभय लिंगाश्रयी को द्विलिंगाश्रयी भी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल या और दूसरा बाइसेक्सुअल। ये 2 प्रकार के जीव हो गए। इसके बारे में हम अगर बात करें यूनिसेक्सुअल के बारे में, तो आपको हम बता दें कि वैसे जीव जिनमें नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है, नर जननांग और मादा जननांग, अगर नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग जीव में उपस्थित होंगे, दोनों अलग अलग व्यष्टियों में उपस्थित हों, अलग अलग व्यष्टियों में उपस्थित हों। सबसे पहली चीज, अलैंगिक जनन करने वाले जीव वैसे जीव होते हैं जिनमें कि नर जननांग जो है वो अलग जीव में होता है, मतलब अलग व्यष्टि में, ठीक है, और जो मादा जननांग होता है वो जीव की अलग व्यष्टि में होता है। जैसे कि अगर हम लोग मनुष्य की ही बात करें तो मनुष्य में जो नर जननांग है वो मतलब कि नर में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, और जो मादा जननांग है वो मतलब कि महिलाओं में या फिर जो है मादा में पाया जाता है। तो इस तरीके से वैसे जो जीव होंगे, वैसे जीव जिनमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग जीव में पाए जाएंगे, अलग अलग जीव की अलग अलग व्यष्टि में पाए जाएंगे, तो वैसे जीवों को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो एक लिंगाश्रयी कहेंगे। जैसे कि इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज जो है हम लोग मनुष्य खुद इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो मतलब सामान्य तौर पे जितने भी उच्च श्रेणी के जो जीव होंगे, जितने भी उच्च श्रेणी के जीव होंगे वो सारे के सारे जीव जो है वो एक लिंगाश्रयी ही होते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो टाइप होता है उसी को कहते हैं उभय लिंगाश्रयी। बस इसके सीधे उल्टा कर दीजिए, इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग व्यष्टि में है तो इसमें एक ही में होगा, ठीक है। इसमें नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है, नर जननांग और मादा जननांग दोनों जो है एक ही व्यष्टि में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक लिंगी किसे कहेंगे, तो वैसे जीव जिनमें कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उन्हें एक लिंगी कहेंगे। और उभय लिंगी किसे कहेंगे, तो वैसे जीव जिनमें जो है नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जो कृमि होते हैं, ठीक है, तो कृमि में एक ही जीव में होंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें जैसे कि आप देखें तो केचुआ वगैरह जो हो गया, तो इसमें आपका जो जननांग है वो दोनों एक ही में पाया जाता है। इसके बाद में जो अधिकांश जो पुष्प होते हैं, ठीक है, पुष्पी जो पादप होते हैं, तो वैसे पौधों में भी अगर देखा जाए तो जो जननांग है दोनों एक ही में रहते हैं, दोनों एक ही जीव की व्यष्टि में होते हैं, तो इसलिए ऐसे जीवों को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो उभय लिंगी कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिस जीव में नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग जीव में होगा, अलग अलग व्यष्टि में होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे एक लिंगाश्रयी या एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहेंगे। इसमें दोनों जननांग जो है, नर जननांग और मादा जननांग, दोनों प्रकार के जननांग एक ही जीव में उपस्थित होंगे, एक ही व्यष्टि में उपस्थित होंगे। तो वैसे प्राणियों को या वैसे जीवों को हम लोग क्या कहेंगे, तो उभय लिंगाश्रयी या उभय लिंगी कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। तो इसी आधार पर अगर देखा जाए तो जनक इसमें हमने बताया कि लैंगिक जनन की क्रिया में सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसमें जो जननांग भाग लेंगे वो कितने प्रकार के होंगे,
इसमें जो जनक होंगे वो 2 प्रकार के होंगे, और 2 प्रकार के जनक हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर नर जननांग अलग मादा जननांग अलग, यानी कि जीव अगर एक लिंगाश्रयी है तो उस स्थिति में कितने जनक भाग लेंगे, तो 2 लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर एक लिंगी होगा, अगर प्राणी एक लिंगी होगा तो उस स्थिति में जो जनक भाग लेंगे वो कितने प्रकार के भाग लेंगे, तो 2 प्रकार के। एक हो जाएगा आपका नर जनक और दूसरा जो हो जाएगा वो होगा आपका मादा जनक, ठीक है। अगला हम लोग देखें तो अगर बात करें हम लोग एक उभय लिंगाश्रयी के, ठीक है, तो उभय लिंगाश्रयी में हम आपको बता दें कि इसमें नर जननांग यानी कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नर जननांग यहाँ पे हम देखें, नर जननांग और मादा जननांग, मादा जननांग ये दोनों एक ही में होते हैं, यानी कि उभय लिंगाश्रयी, ठीक, उभय लिंगाश्रयी या उभयलिंगी। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से। अगर जीव एक लिंगाश्रयी हो, अगर जीव एक लिंगाश्रयी हो तो उस स्थिति में जनक कितने भाग लेंगे लैंगिक जनन की क्रिया में, तो 2 प्रकार के जनक भाग लेंगे, ठीक है। 2 जनक भाग लेंगे, एक नर जनक और दूसरा मादा जनक। लेकिन अगर हम बात करें उभय लिंगाश्रयी प्राणियों के बारे में, उभय लिंगाश्रयी जीवों के बारे में, तो उभय लिंगाश्रयी जो जीव होंगे, जो बाइसेक्सुअल जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो उस कंडीशन में उनमें जो जीव की संख्या होगी, जो जनक की संख्या होगी, जो कि जनन की क्रिया में भाग लेगा, तो उस क्रिया में जनक की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इस स्थिति में नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। तो हमको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा सबको कि जो लैंगिक जनन की क्रिया होगी, लैंगिक जनन की क्रिया में बेसिकली हम आपको समझाना ये चाहते हैं कि इसमें जो जननांग हैं, जननांग 2 प्रकार के भाग लेंगे, ठीक है। जैसे कि अलैंगिक जनन की क्रिया में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें जननांग की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट जो है जीव या तो अलग अलग खंडों में टूट जा रहा था या फिर उसमें से जो है मुकुल निकल रहे थे, जैसे मुकुलन की क्रिया में हमने बताया था आपको। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जो है इसमें अलग अलग प्रकार के जननांग भाग लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि लैंगिक जनन की क्रिया में सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज कि लैंगिक जनन की क्रिया में क्या होगा, तो 2 अलग अलग प्रकार के जननांग भाग लेते हैं। और अगर मान लेते हैं कि एक लिंगी जीव है तो उस स्थिति में जनक की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर उभय लिंगी जीव है तो उस स्थिति में जनक की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा अगर हम आपको बता दें तो लैंगिक जनन की क्रिया जो है इसमें जैसा कि हमने बताया कि 2 प्रकार के जननांग भाग लिए, और इसमें जो अगली महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, युग्मक का निर्माण होता है। सबसे पहले हम आपको युग्मक जो वर्ड है ये चाहते हैं कि एक बार क्लियर कर दें कि युग्मक आखिर होता क्या है। युग्मक की अगर हम लोग बात करें तो युग्मक जो है सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज कि ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, अगुणित कोशिका होती है। सबसे पहली चीज ये कैसी कोशिका होती है, तो अगुणित कोशिका होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज युग्मक के बारे में हम आपको बताएं, युग्मक पहली चीज की अगुणित कोशिका होती है, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो n के फॉर्म में होती है, ठीक। दूसरी चीज अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है जी, तो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। तो हमको उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ रहे होंगे कि जो युग्मक होते हैं, युग्मक किस क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं, किस प्रकार के कोशिका विभाजन के द्वारा निर्मित होते हैं। तो युग्मक जो है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप निर्मित अगुणित कोशिकाएं होती हैं। और कहाँ से निर्मित होते हैं जी, तो जनन कोशिका जो है, जनन कोशिका, ठीक है,
यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसका डेफिनेशन बनाने में अब सक्षम होंगे। अगर पूछे कि युग्मक क्या है, तो युग्मक का मतलब क्या हुआ कि वैसी कोशिकाएं, वैसी अगुणित कोशिकाएं जो जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित अगुणित कोशिकाओं को हम लोग क्या कहेंगे, तो युग्मक कहेंगे। अगला महत्वपूर्ण चीज युग्मक के बारे में बताएं तो युग्मक जो है, युग्मक संलयित होते हैं। युग्मक जो है ये क्या करते हैं, तो संलयन करते हैं और संलयन के फलस्वरूप बनाते हैं जाइगोट। जैसा कि हम लोग इसके आगे वाला जो स्टेप देखेंगे उसमें समझेंगे युग्मक क्या करेंगे। तो युग्मक सबसे पहली चीज की युग्मक संलयित होकर के और जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यही युग्मनज जो है आगे चल के फिर विकसित होकर के और एक जीव का निर्माण करेगा, ठीक। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे बढ़िया से। फिलहाल समझिए कि युग्मक क्या है। तो युग्मक जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित अगुणित कोशिकाएं होती हैं जो आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इतना चीज क्लियर होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो चलिए युग्मक का निर्माण जो है इस क्रिया को समझते हैं हम लोग। युग्मक के अगर निर्माण की बात की जाए, युग्मक के निर्माण की क्रिया को ही हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। युग्मक जनन या इसी को हम लोग गैमीटोजेनेसिस भी कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझें। गैमीटोजेनेसिस की अगर बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो जनक भाग लेते हैं वो कितने प्रकार के भाग लिए, तो 2 प्रकार के, ठीक। तो इसी के आधार पर अगर हम लोग देखें तो जनक कितने प्रकार के भाग लिए हैं जी, जनक जो है ये 2 प्रकार के भाग लिए हैं, ठीक है। पहला जो है इसी को हम लोग कहते हैं नर जनक और दूसरा जो है इसी को कहते हैं मादा जनक, ठीक है। नर जनक और मादा जनक। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर नर जनक है, 2 प्रकार के अगर जनक भाग लेते हैं तो स्वाभाविक है कि 2 प्रकार के जो है यहाँ पे युग्मक भी बनेंगे, ठीक। यानी कि 2 प्रकार के अगर जनक भाग लेंगे तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो 2 प्रकार के। सबसे पहली चीज की युग्मक जनन होता क्या है, तो युग्मकों के बनने की क्रिया को ही हम लोग युग्मक जनन कहेंगे। और युग्मक जो है, युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, तो समझिए यहाँ पे युग्मक अगर नर जनक में बन रहे हैं तो मतलब बनेंगे यहाँ पे कौन से, नर युग्मक। यहाँ पे कौन से युग्मक बनेंगे, नर युग्मक। इसी को हम लोग मेल गैमिट भी कहते हैं, मेल गैमिट या नर युग्मक बनेंगे, ठीक, नर जनक में। मादा जनक की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है मादा युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप सभी को। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, इस तरह से 2 प्रकार के लैंगिक जनन की क्रिया में कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो 2 प्रकार के बनेंगे, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। और इसी के आधार पर जो है हम लोग देखें तो जो युग्मक जनन की क्रिया है, तो युग्मक जनन की क्रिया को भी हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस। इसमें जो है मेल गैमेटोजेनेसिस की अगर बात करें तो उसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। फिलहाल जो है इतना समझिए। आगे अगर हम लोग देखें तो युग्मक के निर्माण के बाद में जो अगली क्रिया होती है उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक। और इन सभी घटनाओं के आधार पर जो है निषेचन के बाद में आपका जाइगोट का निर्माण होगा। इन सभी घटनाओं के आधार पर जो लैंगिक जनन की क्रिया है, लैंगिक जनन की क्रिया को हम लोग मुख्य रूप से 3 चरणों में, 3 स्टेप में बांट सकते हैं। उसको हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के जननांग भाग लेते हैं तथा
युग्मकों के निर्माण तथा युग्मकों का निर्माण एवं युग्मक संलयन के फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये डेफिनेशन जो हमने आपको बताया ये समझ में आ गया होगा, जैसा कि आपने देखा। चलिए अब जो है हम लोग लैंगिक जनन के जो भी घटनाक्रम होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखें। चलिए देखते हैं लैंगिक जनन है क्या। लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं, ठीक है, लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं इसको मुख्य रूप से हम लोग 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी बांटेंगे। सबसे पहली जो श्रेणी हम लोग बनाएंगे लैंगिक जनन के बारे में, उसी को कहते हैं हम लोग निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। पहली जो कैटेगरी बनाएंगे उसको क्या कहेंगे जी, तो निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना या इसी को हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी कहते हैं। इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। दूसरा जो हम लोग देखेंगे स्टेप, उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होगा उसको क्या कहेंगे, तो निषेचन कहेंगे। और तीसरा जो स्टेप होगा इसी को हम लोग निषेचन पश्च घटना कहते हैं। निषेचन पश्च घटना। चलिए एक बार फिर से जो है निषेचन का यहाँ पे हम बता दें आपको कि इसको जो है फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इसको जो है हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। चलिए बढ़िया से एक बार फिर से समझते हैं। लैंगिक जनन को मुख्य रूप से हम लोग लैंगिक जनन में जो भी घटनाएं होंगी उनको मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो 3 कैटेगरी में। सबसे पहली जो कैटेगरी बनाए इसी को हम लोग निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। दूसरा जो कैटेगरी हमारा है उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। और तीसरे को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। चलिए एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहली चीज हम आपको बताएं कि निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से जिन क्रियाओं के बारे में देखने वाले हैं उसमें सबसे पहली जो क्रिया है इसी को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, युग्मक जनन। दूसरी जो क्रिया है इसी को हम लोग युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण। ये 2 जो क्रियाएं होंगी यानी कि युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण की जो क्रिया होगी उसको हम लोग निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होगा और उनके निर्माण के बाद में क्या होता है कि युग्मकों के बीच में इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ स्थानांतरित होते हैं और इस घटना को ही युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। उसको बढ़िया से हम लोग समझेंगे। तीसरी जो घटना होगी जिसको कि हम लोग अलग से क्लासिफाई किए हैं इसी को निषेचन कहते हैं। और जो लास्ट में होगा उसको निषेचन पश्च घटना कहेंगे। निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत जैसे कि जाइगोट जो बनेगा तो जाइगोट में विभाजन के फलस्वरूप जो भ्रूण का विकास होगा, तो इन सारी क्रियाओं को हम लोग जो है यहाँ पे निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद की जो घटना है उसको हम लोग समझें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं युग्मक जनन के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए युग्मक जनन के बारे में, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि युग्मक जनन की क्रिया जो है, युग्मक जनन की क्रिया कितने प्रकार से होती है, तो 2 प्रकार से होगी। यानी कि 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा। सबसे पहली चीज कि युग्मक होते क्या है ये तो हमने आपको बता दिया है कि युग्मक क्या होते हैं। तो युग्मक जो है, युग्मक होते हैं अगुणित कोशिकाएं जो कि जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं।
और युग्मक जनन की क्रिया में हम आपको बताएं तो युग्मक जनन की क्रिया में कौन से भाग लेते हैं, तो जननांग भाग लेते हैं। ठीक है, दो प्रकार के जननांग भाग लेते हैं। पहला जो है इसी को नर जननांग कहते हैं। पहली जो जननांग भाग लेगा उसको क्या कहेंगे, नर जननांग, या इसी को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और दूसरा जो है इसी को मादा जननांग कहते हैं, मादा जननांग। और मादा जननांग की अगर बात करें तो इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाएगा। चलिए समझते हैं, इन दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से, यानी कि नर जननांग और मादा जननांग, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग जनद या गोनोड कहते हैं, जनद या गोनोड कहते हैं। चलिए ठीक है, नर जननांग और मादा जननांग दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो जनद कहते हैं। और हमने आपको बताया कि प्रत्येक जननांग में जो है, प्रत्येक जननांग में जो जनन कोशिकाएं होती हैं, इन जननांगों में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन्हीं जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, ठीक है, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है युग्मकों के बनने की क्रिया को, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं उन्हीं को युग्मक कहते हैं। और उन युग्मकों के बनने की क्रिया को ही हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगुणित, युग्मक जनन का मतलब क्या होगा, तो अगुणित जनन कोशिकाओं, अगुणित जनन कोशिकाओं या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो युग्मक का बनना, युग्मक का बनना। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित जनन कोशिकाओं या युग्मक के बनने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, युग्मक जनन कहेंगे। इसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। सबसे पहला जो युग्मक बनेगा इसी को नर युग्मक कहते हैं और दूसरा जो बनेगा इसी को मादा युग्मक कहते हैं। हम आपको बता दें कि जैसे कि दो महत्वपूर्ण आपको पूछेगा परीक्षा में। अब मान लेते हैं कि जैसे कि अगर मनुष्य में नर युग्मक की बात करें तो मनुष्य में जो नर युग्मक होते हैं, तो मनुष्य में नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को मनुष्य में हम लोग अंडाणु कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर पौधों की अगर बात करें तो जो पुष्पी पौधे होते हैं जिनमें फूल लगता है, तो वैसे पुष्पी पौधों में जो पराग कण होते हैं, पॉलन ग्रेन, तो इन्हीं को हम लोग जो है यहाँ पे नर जननांग कहते हैं। जो पौधों में जो पुष्पी पादप है उनमें नर जननांग कौन से होंगे, तो पराग कण होंगे। और जो यहाँ पे अंड कोशिका होगी, अंड कोशिका जो होती है पुष्पी पादपों में, जो कि बीजांड के भीतर निर्मित होती है, उसे ही हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो उसे हम लोग मादा युग्मक कहते हैं पौधों में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम सिर्फ आपको एक बेस देना चाहते हैं, क्योंकि आगे जो हम लोग का चैप्टर है वो यहीं से बेस अगर ठीक रहेगा तो आपको आगे जो है सब कुछ समझ में आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे जो है चलिए देखें, तो जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है, ठीक, युग्मकों का जब निर्माण हो जाता है तो संलयन की क्रिया जो है होनी प्रारंभ होती है, संलयन की क्रिया। ठीक, युग्मकों के निर्माण के बाद में उनका संलयन करवाना होता है, संलयन की क्रिया की जरूरत होती है। और संलयन करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक घटना अनिवार्य होती है, इसी को हम लोग कहते हैं, जो कि इसमें दूसरा होगा, इसी को हम लोग युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक स्थानांतरण यानी कि गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर। इसके बारे में हम आपको बताएं तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, चूंकि अलग अलग अगर
जीव में बने हैं, ठीक है, नर जननांग जो है अलग जीव में अगर है और मादा जननांग अलग जीव में है, चाहे अगर एक में भी है तब भी उस स्थिति में भी जो युग्मक होते हैं, युग्मक अलग अलग क्षेत्रों में बनेंगे, अलग अलग जननांगों में बनेंगे। उस स्थिति में ये जरूरी होता है कि उनको एक दूसरे के पास में लाया जाए। इस स्थिति में हम आपको बताएं कि जो युग्मक होते हैं, युग्मक एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ जो है गति करते हैं, ठीक, और इसके लिए जो है अलग अलग एजेंट की भी जरूरत हो सकती है, ठीक। तो यानी कि युग्मकों को एक दूसरे की तरफ जो बढ़ने की क्रिया होती है, एक दूसरे की तरफ संलयन की क्रिया के लिए, युग्मकों को संलयन की क्रिया के लिए एक दूसरे की तरफ जो गति होती है, एक दूसरे की तरफ जो स्थानांतरण होता है, इस क्रिया को ही हम लोग युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि इस क्रिया में जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक जिन्हें हम लोग, नर युग्मक को यहाँ पर हम बता दें कि इन्हें हम लोग लघु युग्मक भी कहते हैं और इन्हें हम लोग गुरु युग्मक भी कहते हैं, ठीक है। लघु युग्मक और गुरु युग्मक भी कहा जाता है, हमने आपको बताया। चलिए, तो यही दोनों जो हैं एक दूसरे की तरफ जो है इंटरेक्ट करते हैं और इस स्थिति में जो गति करता है वो कौन होता है, तो नर युग्मक। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि किस प्रकार के युग्मक जो है गतिशील होते हैं, तो जो आपका नर युग्मक है यही गतिशील होता है, नर युग्मक में ही गति करने की क्षमता पाई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि युग्मक स्थानांतरण आपको समझ में आ गया होगा। युग्मकों का संलयन की क्रिया के लिए एक दूसरे की तरफ स्थानांतरित होना ही क्या कहलाएगा, युग्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे कि अगर हम आपको बताएं तो पौधे जो होते हैं, जो पुष्पी पादप होते हैं, तो पुष्पी पादपों में जिस तरह से परागण होता है, ठीक, परागण के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि परागण की क्रिया जो है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो पौधों में जो नर युग्मक होते हैं इन्हीं को परागकण कहते हैं, ठीक है, परागकण। ये कौन है, तो नर युग्मक होते हैं। और जो मादा युग्मक हैं इन्हीं को अंड कहते हैं या अंड कोशिका कहते हैं। तो खैर उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। परागण का मतलब ये हुआ कि परागकण जो हैं ये बनते हैं परागकोश में, परागकोश। हम आपको बता दें कि जो पौधों में जो नर जननांग होता है वही मेन आपका परागकोश के रूप में पाया जाता है, उसको हम लोग पुमंग कहते हैं, ठीक। और पुमंग का ही मेन जो पार्ट होता है जहाँ पे कि पराग कणों का निर्माण होता है, उसी को हम लोग परागकोश कहते हैं। पुमंग में और भी आपके पार्ट मिलेंगे जो हम लोग की अगला जब क्लास करेंगे, अगला जो हम लोग चैप्टर देखेंगे तो उसमें बढ़िया से आपको समझ में आएगा, हम बताएंगे। पुमंग के मुख्य रूप से जो पार्ट होता है जहाँ पे कि पराग कण का निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं परागकोश। और परागकोश से ये निकलते हैं, परागकोश कौन से पार्ट हुए, तो ये नर पार्ट हुए, ठीक है, नर जननांग हुए और नर भाग हुआ ये। और जो मादा भाग होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र मुख्य रूप से आपको हम बता दें कि वर्तिकाग्र जो है ये कौन सा भाग होता है, तो ये मादा भाग होता है। तो होता क्या है हम आपको बताते हैं अभी परागण की क्रिया में। परागण में क्या होगा कि यहाँ से परागकोश से जो पराग कण है, पराग कण, ठीक है, पराग कण, तो पराग कण जो है ये परागकोश से निकल के और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक। यानी कि जो नर जननांग है, नर जननांगों में से ये निकलेंगे और पहुंचेंगे कहाँ, मादा जननांग के पास पहुंच जाएंगे। तो इस क्रिया को ही हम लोग परागण कहते हैं। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो है नर युग्मक जो पराग कण था वो परागकोश यानी कि नर जननांग से निकला और पहुंच गया है, यानी कि यहाँ पे युग्मक जो है क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ, ठीक। तो यही हम समझाना चाहते थे कि युग्मकों का नर जननांग से निकलकर और मादा जननांग की ओर जाना, यानी कि मादा जो युग्मक है उसकी तरफ जाने की जो क्रिया होगी, इस क्रिया को ही युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो इसमें मैथुन की क्रिया के द्वारा यही प्रोसेस होता है,
जो आप लोग जब हम आपको बताएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि जो मनुष्य में या मानव में जो जनन हम लोग पढ़ेंगे, तो मानव जनन पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर में हम आपको बहुत बढ़िया से इस चीज़ को समझाएंगे। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि इतना सारा बात जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, इससे आगे का जो है उसको हम लोग समझते हैं एक बार। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगली जो घटना होती है इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक। और निषेचन के बारे में हम आपको बता दें कि जैसा कि अभी हमने तुरंत आपको बताया कि दो प्रकार के युग्मक बने, ठीक। एक हुआ नर युग्मक और दूसरा हुआ मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है। ये दो प्रकार के युग्मक जो हैं लैंगिक जनन की क्रिया में बनते हैं। जब युग्मक जनन होता है, गैमेट फॉर्मेशन, तो उस स्थिति में यही दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। और हमने आपको बताया कि ये दोनों ही युग्मक क्या करते हैं कि निर्मित होने के बाद में एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक। और इस स्थिति में ये दोनों युग्मक जब एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं तो इन दोनों का संलयन होता है, ठीक है। इन दोनों का क्या होगा, तो संलयन, इन दोनों का संलयन होता है। और संलयन के फलस्वरूप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो नर युग्मक है ये क्या होता है, तो ये अगुणित होता है। ये भी क्या होता है जी, तो अगुणित होता है। तो बस समझिए, नर युग्मक अगुणित, मादा युग्मक अगुणित, और इन दोनों के मिलने के कारण एक संरचना बनती है जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, ठीक है। युग्मनज, या इसी को हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो चलिए समझिए ध्यान से। जाइगोट जो है n यहाँ से और n यहाँ से, n प्लस n बराबर 2n, ठीक है, 2n। तो बस समझ लीजिए कि ये जो है ये द्विगुणित कोशिका होती है, द्विगुणित, ठीक। अब समझिए यहाँ से डेफिनेशन बनाइए। यानी कि निषेचन की क्रिया में क्या होता है, निषेचन वह प्रक्रिया है या लैंगिक जनन की वह घटना है जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक, यानी कि अगुणित नर युग्मक, यहाँ पे समझना है कि जो अगुणित नर युग्मक और मादा युग्मक, अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक जो हैं ये आपस में संलयन करके और एक द्विगुणित संरचना युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक। यानी कि अगुणित नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होकर जाइगोट के बनने की क्रिया को, द्विगुणित जाइगोट के बनने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो निषेचन कहेंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। निषेचन क्या है, तो अगुणित नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज के बनने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पे निषेचन कहेंगे, ठीक है। निषेचन के बारे में थोड़ी सी बात और हम आपको बताएं। निषेचन जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। निषेचन कितने प्रकार से होगा, तो दो प्रकार से होगा, जिसको अभी हम समझें। सबसे पहली बात, जो एक जो निषेचन होता है, पहला जो टाइप है, इसी को हम लोग कहते हैं अंतः निषेचन। इसको क्या कहते हैं, तो अंतः निषेचन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो निषेचन होता है इसी को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। निषेचन की क्रिया कितनी प्रकार की हुई, तो दो प्रकार की। पहली जो निषेचन की क्रिया हुई इसी को हम लोग अंतः निषेचन कहे, जो दूसरी क्रिया हुई इसी को हम लोग बाह्य निषेचन कहे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अंतः निषेचन या बाह्य निषेचन, ये दो प्रकार के निषेचन की क्रियाएं होती हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से हम लोग समझते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एक टेबल के माध्यम से समझते हैं हम लोग।
अंतःनिषेचन की अगर बात करें तो ये जो प्रक्रिया है ये मादा के शरीर के भीतर होती है। ठीक है, कहाँ होगा? तो मादा के शरीर के भीतर। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज कि अंतःनिषेचन की क्रिया जो है, अंतःनिषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मादा के शरीर के भीतर होती है। ठीक, वहीं अगर हम लोग बाह्य निषेचन की बात करें तो बाह्य निषेचन जो है ये मादा के शरीर के बाहर या शरीर के डायरेक्ट बाहर हम लोग कह सकते हैं, शरीर के बाहर होता है और ये बाहरी वातावरण में होता है। बाहरी वातावरण में होता है। चलिए, शरीर के बाहर बाहरी वातावरण में बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अंतःनिषेचन कहाँ होगा? तो मादा के शरीर के भीतर होगा। बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर बाहरी वातावरण में होगा। ठीक है, अगली चीज ध्यान दीजिए, अंतःनिषेचन की क्रिया जो है चूंकि शरीर के भीतर ही संपन्न हो जाती है, इसीलिए इसमें युग्मकों की आवश्यकता कम होती है। युग्मकों की कम निर्माण होता है। इसमें युग्मकों के निर्माण की जरूरत जो है वो काफी कम होती है। युग्मकों का इसमें निर्माण जो है काफी कम होता है, युग्मकों का कम निर्माण होता है। वहीं अगर बाह्य निषेचन की बात करें तो इसमें युग्मक जो है, युग्मक का काफी अधिक मात्रा में निर्माण होता है, अधिक मात्रा में निर्माण होता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा क्यों निर्माण होता है जी। क्योंकि बाहरी जो बाह्य निषेचन है ये बाहरी वातावरण में चूंकि होता है, जैसा कि हमने बताया कि जो बाह्य निषेचन वो कहाँ होता है? तो बाहरी वातावरण में होता है। और बाहरी वातावरण में बाह्य निषेचन होने के कारण इसमें काफी अधिक मात्रा में जो युग्मक हैं वो बाहरी वातावरण या जो अन्य जो जीव होते हैं, परभक्षी जो जीव होते हैं, तो उन सभी जीवों से इनको काफी खतरा होता है और बहुत अधिक संख्या में युग्मक जो है बाह्य निषेचन की क्रिया में जो है नष्ट भी हो जाते हैं। तो इसीलिए बाह्य निषेचन की क्रिया में युग्मकों की जो जरूरत है वो काफी अधिक मात्रा में पड़ती है, जबकि अंतःनिषेचन में युग्मकों की जो जरूरत है वो काफी कम पड़ता है। चलिए, अगला चीज हम आपको बताएं कि आखिर ये होता किसमें है। तो चलिए ध्यान दीजिए, जो अंतःनिषेचन की क्रिया है ये मुख्य रूप से कुछ ऐसे कवक हैं जिनमें ये क्रिया होती है, कुछ कवकों में होती है। इसके बाद में सरीसृप जो होते हैं, ठीक है, सरीसृप जो होते हैं, तो सरीसृप में भी हम आपको बता दें तो सरीसृप में भी अंतःनिषेचन की क्रिया ही होती है। इसके बाद में अगर पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में भी अंतःनिषेचन की क्रिया होती है। और जो यहाँ पे हम बताएं तो उभय जो यहाँ पे स्तनपायी होते हैं, ठीक है, स्तनपायी, तो स्तनपायी में भी जो निषेचन की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है? तो वो होती है अंतःनिषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से। वहीं अगर हम लोग बात करें बाह्य निषेचन की, तो बाह्य निषेचन के बारे में हम आपको बता दें कि बाह्य निषेचन की क्रिया जो है ये शैवालों में होती है, शैवालों में होती है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें मछली, ठीक, तो मछलियों में भी जो निषेचन की क्रिया होती है वो कैसे होती है? तो बाह्य निषेचन होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कुछ उभयचर जो हैं, उभयचर के बारे में आप लोग जानते होंगे। उभयचर का मतलब होता है जो जल और स्थल इन दोनों जगहों पे निवास करने में सक्षम रहे, वैसे जीवों को ही हम लोग उभयचर कहते हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कभी कभी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि जो बाह्य निषेचन है, बाह्य निषेचन और अंतःनिषेचन इन दोनों में तुलना करने के लिए आपको दे सकता है। पहली चीज तो तुलना तो यहीं से आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतःनिषेचन जो है मादा के शरीर के भीतर होता है, जबकि ये जो है शरीर के बाहर होता है। ये इसमें युग्मकों के कम आवश्यकता पड़ती है, इसमें युग्मकों का अधिक आवश्यकता पड़ता है। इसमें देखें तो इसमें ये जो क्रिया होती है कवक, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी में होता है, जबकि ये जो है शैवाल में, मछली में और उभयचर में होता है। अगली महत्वपूर्ण चीज बता दें आपको
कि इस क्रिया में जो अंतःनिषेचन की क्रिया में अगर देखा जाए तो परभक्षियों की जो खतरा होता है, परभक्षी जो होते हैं तो परभक्षियों के द्वारा इसमें खतरा नहीं होता है, जबकि इसमें परभक्षियों के द्वारा काफ़ी अधिक जो है नुकसान पहुंचने की खतरा होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि जो युग्मक हैं तो युग्मकों को नष्ट कर दिया जाना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसी के आधार पे एक प्रश्न आपसे बहुत ही खूबसूरत इसमें पूछा जाएगा कि और बाह्य निषेचन की अपेक्षा अंतःनिषेचन किस प्रकार से लाभदायक है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा परीक्षा में। तो आप समझ रहे होंगे कि बाह्य निषेचन में इतनी सारी हानियां हैं जबकि अंतःनिषेचन में इतना ज़्यादा लाभ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि बाह्य निषेचन जो है, बाह्य निषेचन की क्रिया में जो बाहरी जीव जो होते हैं, जो परभक्षी खास करके होते हैं, तो उनसे इसमें युग्मकों के नष्ट होने का खतरा काफ़ी अधिक होता है, जबकि इसमें बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए जो है ये अंतःनिषेचन की क्रिया बाह्य निषेचन की अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक होता है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, निषेचन आप समझ चुके होंगे। अगला जो सबसे लास्ट इस टॉपिक में हम लोग को सबसे लास्ट जो देखना है पॉइंट, उसको हम लोग देखेंगे निषेचन पश्च घटना के रूप में। निषेचन पश्च घटना चलिए ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसको हम लोग जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। युग्मनज या इसी को क्या कहते हैं जी, तो जाइगोट कहते हैं। ठीक है, ये जाइगोट जो है इसमें दो प्रकार के, दो महत्वपूर्ण जो है इसमें परिवर्तन होते हैं, दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिसमें से एक होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, सबसे पहली जो क्रिया होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो समसूत्री विभाजन। यानी कि जो द्विगुणित यहाँ पे युग्मनज बना, इसमें बार बार समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये एक संरचना का निर्माण करता है जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण, या इसी को एम्ब्रायो कहते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं। तो चलिए समझिए, निषेचन की क्रिया के बाद में क्या बना है, यहाँ पे युग्मनज बना है, और युग्मनज में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, युग्मनज में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण के बनने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं जी, तो भ्रूणोद्भव, या इसी को एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहा जाता है। भ्रूणोद्भव या इसी को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। और समझ लीजिए कि ये क्रिया चूंकि युग्मनज के बनने तक की घटना जो है इसको हम लोग निषेचन के अंतर्गत रखते हैं, इसके बाद ये हो रहा है। ठीक है, समझिए पहले बात को कि निषेचन की क्रिया में क्या होता है, तो निषेचन में सिर्फ और सिर्फ जो युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मक संलयित हुए, नर युग्मक मादा युग्मक संलयित हुए, और इनके संलयन के फलस्वरूप युग्मनज के बनने तक की घटना को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। अब निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बना, निषेचन से तो युग्मनज बना, और इस युग्मनज में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो भ्रूण बनता है, यानी कि युग्मनज से भ्रूण के बनने की क्रिया को जो है भ्रूणोद्भव कहते हैं। और ये चूंकि युग्मनज के बाद में बना है, यानी कि निषेचन के बाद हुआ है ये क्रिया, इसीलिए इसको हम लोग निषेचन पश्च घटना कहते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत क्या होगा, तो भ्रूणोद्भव। ठीक है, भ्रूणोद्भव क्या है, तो भ्रूणोद्भव वह क्रिया है जिसमें क्या होता है कि युग्मनज से समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि युग्मनज में समसूत्री विभाजन तथा कोशिका विभेदन के फलस्वरूप भ्रूण के निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हम देखें तो इसको हम लोग भ्रूणोद्भव कहेंगे। चलिए, भ्रूणोद्भव जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो चीज है इसमें हम आपको बता दें कि भ्रूणोद्भव की क्रिया के आधार पर
जो जीव होते हैं उनको हम लोग दो प्रकार के जो है हम लोग यहाँ पे देखें तो दो प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। भ्रूणोद्भव में जो युग्मनज का जो विकास होता है, भ्रूणोद्भव की क्रिया में क्या होता है, तो युग्मनज का डेवलपमेंट होता है, और युग्मनज के विकास के आधार पर जो जीव हैं वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, इसको मिटाइए। युग्मनज के विकास के आधार पर, युग्मनज के विकास के आधार पर जीव, तो युग्मनज के विकास के आधार पर अगर हम लोग देखें तो जीव जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अगर कैटेगरी हम लोग देखें तो इसी को हम लोग कहते हैं अंडप्रजक, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, अंडप्रजक या ओविपेरस, ओविपेरस कहते हैं। और दूसरा जो कैटेगरी बनेगा इसी को हम लोग सजीव प्रजक कहते हैं, सजीव प्रजक या इसी को विविपेरस, विविपेरस कहते हैं। चलिए समझिए कि ये आखिर होते क्या हैं। अंडप्रजक की अगर बात करें तो इसमें भ्रूण का सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसमें जो भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण का विकास, तो भ्रूण का विकास जो है ये शरीर के बाहर होता है, ठीक है। ये भ्रूण का विकास जो है कहाँ होता है, तो शरीर के बाहर होता है। तो सबसे पहली चीज कि वैसे जीव जिनमें भ्रूण का विकास जो है वो शरीर के बाहर होता है उनको हम लोग क्या कहेंगे, अंडप्रजक कहेंगे। वहीं अगर सजीव प्रजक की बात करें तो इसमें भ्रूण का विकास जो है ये मादा के शरीर में होता है, मादा के शरीर के भीतर होता है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अंडप्रजक किसे कहेंगे, तो जिसमें भ्रूण का विकास जो है वो कहाँ होता है, तो शरीर के बाहर होता है। और सजीव प्रजक किसे कहेंगे, तो वैसे जीव जिनमें भ्रूण का विकास जो है, जाइगोट से भ्रूण बनने की जो क्रिया है वो कहाँ होती है, तो वो मादा के शरीर के भीतर होती है। तो वैसे जीवों को सजीव प्रजक कहेंगे। चलिए अगला पॉइंट, ये जीव जो हैं, जो अंडप्रजक हैं, ये अंडे उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं जी, तो ये अंडे उत्पन्न करते हैं। ये सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये अंडे उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन जीवों को अंडप्रजक कहा जाता है। जबकि ये जो हैं ये शिशु उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं जी, तो शिशु उत्पन्न करते हैं, शिशु उत्पन्न करते हैं, सजीवों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। इसीलिए इन जीवों को हम लोग सजीव प्रजक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना जो घटना है वो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्राणी रखना है, हमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्राणियों में ये होता है, जो पौधे हैं पौधों में ये अगर देखा जाए तो पौधों में अंडे थोड़े देंगे पौधे, तो इसीलिए ये प्राणी को यहाँ पर रखना है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये जो क्रिया होती है, अगर हम लोग अंडप्रजक की बात करें तो अंडप्रजक के अंतर्गत हम लोग सरीसृप, पक्षी, मछली और उभयचर इनको रख सकते हैं, ठीक है। सरीसृप, इसके बाद में पक्षियों को रख सकते हैं, एबीज जिनको कहा जाता है, परीक्षा में आपको एबीज भी दे सकता है, एबीज। या फिर यहाँ पे अगर देखें तो मछली को रख सकते हैं इसमें, और मछली के बाद इसी में हम लोग रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि मछली के बाद में यहाँ पे हम लोग उभयचर को भी रख सकते हैं। तो इन सभी जीवों में यानी कि ये सारे के सारे जीव जो हैं ये अंडप्रजक होते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें स्तनपायी, स्तनपायी, तो स्तनपायी जो होते हैं ये सजीव प्रजक होते हैं, या उच्च श्रेणी के जो भी स्तनपायी होंगे उनको हम लोग सजीव प्रजक की श्रेणी में रखेंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो हम लोग का क्लास हुआ लैंगिक जनन के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और आप जो है अपने क्लास को यूं ही निरंतर जो है करते रहिए, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी तरफ से आपके क्लास को एकदम निर्बाध रूप से चलाने के लिए हम परस्पर जो है तत्पर रहेंगे।